साथियों, चैप्टर 87 में हमने आपसे नक्षत्रपति के अपने उच्च भाव से चतुर्थ बैठे होने के फलों के बारे में बात की थी। आइए अब आज बात करते हैं नक्षत्रपति यदि अपनी उच्च राशि से पंचम बैठे हों तो उसका क्या फल होगा और कैसे हम उन भावों को देखेंगे, इसी के बारे में आज बात करते हैं। हम शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। बहुत से साथी यह पूछते हैं जन्म नक्षत्र को देखें, लग्न नक्षत्र को देखें, तो हमने बार बार कहा है, फिर भी यह एक स्वाभाविक सा प्रश्न है क्योंकि नए लोग जुड़ते जाते हैं तो उनकी जिज्ञासा रहती है। इसलिए हम फिर से बता रहे हैं, जब तक हम उल्लेख नहीं करें तब तक चंद्र नक्षत्र को ही देखना है, जिसे जन्म नक्षत्र भी कहा जाता है। लग्न नक्षत्र देखना होगा तो वो किसी अन्य विषय में होगा, उसका अलग से उल्लेख किया जाएगा। आप यहाँ पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसी नक्षत्र को देखें। कल की पोस्ट में भी हमने आपको स्पष्ट उल्लेखित किया था, फिर भी उस पोस्ट पर भी कुछ कमेंट हैं कि श्रीमान जी कौन से नक्षत्र को देखें, लग्न को या जन्म को। तो प्लीज आपको इस विधा को सीखना है तो ध्यानपूर्वक पोस्ट को देखें, ध्यानपूर्वक उसके नोट्स बनाएं, तभी कुछ होगा। हर बात का जवाब तो कमेंट में नहीं दिया जा सकता। तो आइए आज हम अपने मूल विषय पर लौटते हैं। आज हम जानबूझकर उदाहरण कुंडली एक ऐसी कुंडली से ले रहे हैं जिसका जन्म नक्षत्रपति राहु है और यह राहु अपनी उच्च से पंचम बैठा है। और इसका कारण यह है कि अक्सर इतनी बार बताए जाने के बाद भी राहु और केतु के विषय में अनेकों प्रश्न आते हैं कि राहु केतु की कोई राशियां नहीं है, उनकी कोई उच्च नीच नहीं है। तो मेरा प्रति प्रश्न उन लोगों से यह है कि जब उनकी राशियां और उच्च नीच नहीं है तो फिर उनके नक्षत्र क्यों हैं? यदि वो नक्षत्र स्वामी हैं तो उनका कोई घर बार ठौर ठिकाना भी होगा। खैर, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जिनको जो मानना हो वो माने। हम यहाँ पर आपको एक्चुअल फैक्ट जो हमने पाया है उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं। राहु केतु के फल अंदाजे से नहीं बल्कि परफेक्ट मिलते हैं। जैसे अन्य ग्रह देते हैं वैसे ही राहु केतु भी अपने फल देते रहते हैं। जो लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमारे वीडियोज़ को ध्यान से देखा है और नोट्स बनाए हैं, उनको तो शायद अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए पुनः बता देते हैं कि एक बार कृपया पुरानी पोस्ट राहु केतु के बारे में जो भी हैं उनको देख लें या नोट कर लें कि कन्या राहु की राशि है, कुंभ राहु की उच्च राशि है और सिंह राहु की नीच राशि। इसी तरह केतु की मीन स्वराशि है, सिंह केतु की उच्च राशि है और कुंभ केतु की नीच राशि है। इस बात को कृपया आप ध्यान में रखें, तो ही आपको इन वीडियोज को देखकर कुछ सीखने में मजा आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। वो तो फिर फालतू का समय खराब करना हो गया आपका। आइए अब हम हमारी उदाहरण कुंडली पर चलते हैं और समझते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यह धनु लग्न की एक कुंडली है और इस जातक का जन्म नक्षत्र है सतविसा 4, जिसका कि स्वामी राहु है और राहु यहाँ सप्तम भाव मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा सतविसा नक्षत्र में है, इसलिए सतविसा नक्षत्र का स्वामी राहु नक्षत्र स्वामी हुआ। जो भी बार बार पूछते हैं उनके लिए पुनः बता रहे हैं। यहाँ हमारे उदाहरण कुंडलियों में भी हम यहाँ स्पष्ट लिख देते हैं कि जन्म नक्षत्र, तो जन्म नक्षत्र वही कहलाता है जो जिसमें चंद्रमा बैठा होता है। लग्न के नक्षत्र की जब बात करेंगे तब हम अलग से आपको बताएंगे। अब जब तक भी नक्षत्र स्वामी की बात आए वहां पर आप इस चंद्र नक्षत्र को ही देखना है। अब हम आपको पहले के चैप्टर्स में भी बता चुके हैं कि राहु की उच्च राशि कुंभ होती है और यहाँ तीसरे भाव में कुंभ राशि है, इसलिए यह तीसरा भाव एक्टिव हो गया। यहाँ हमने +3 लिखा है, यानी तीसरा भाव एक्टिव हो गया नक्षत्र स्वामी राहु की उच्च होने के कारण। अब तीसरा भाव एक्टिव होने का साफ मतलब है, हमने भी कारकत्वों में आपको बताया था और आपने पढ़ा भी होगा कि तीसरा भाव पराक्रम, मेहनत और भुजबल का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो
तीसरा भाव एक्टिव होने का फल यह होगा कि यह जातक मेहनती और पुरुषार्थी होगा। यह भाग्य के भरोसे बैठने वाला नहीं होगा, यह मेहनती और पुरुषार्थी होगा, गरिष्ठ खान पान का शौकीन होगा। इसके अलावा अन्य तीसरे भाव के कारकत्व भी आप देख सकते हैं। जब भावों के कारकत्व आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आता चला जाएगा। यानी इस जातक का जन्मजात ही तीसरा भाव एक्टिव है और उस तीसरे भाव के गुण धर्म इसमें समाहित हो ही गए हैं जन्म के साथ ही। अब देखिए तीसरे भाव के ठीक सामने नवम भाव में राहु की नीच राशि सिंह है। ये राहु की नीच राशि है, तो नवम भाव यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर ये हमने -9 लिखा है। ये देखिए फलस्वरूप ये जातक भाग्य के भरोसे बैठने वाला नहीं होगा, बल्कि अपनी मेहनत और भुजबल के दम पर अपना भाग्य बनाएगा। ये सारा जो कुछ भी पाएगा मेहनत से पाएगा। यदि मान लीजिए कोई ग्रह दशा ऐसी आ गई या अन्य कोई ग्रह योग ऐसे हुए कि इसको भाग्य के भरोसे बैठना पड़े, तो फिर इसको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको जो कुछ भी मिलने वाला है वह अपने मेहनत की बदौलत मिलेगा। हाँ, तीसरा यहाँ पर एक्टिव है, मतलब इसके छोटे भाई बहन नौकर ये भी इसको सहायक होंगे और इसकी स्वयं की धर्म में कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होगी। ये सिर्फ मेहनत के बल पे चलने वाला होगा। इस तरह से एक एक भाव को, उसके कारकत्वों को देखकर आप दिमाग में बैठा लीजिए, समझ लीजिए, कुंडली का फलित बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए राहु यहाँ पर कन्या का स्वामी है तो दशमेश है, तो दसम भाव तो एक्टिव करेगा ही। अब इसमें और सुंदरता देखिए, दसम से भी दसम बैठा है। आप यूं गिनेंगे दसम से भी दसम, यानी दसम भी इसने पक्का एक्टिव कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ? अब दसम आपको बताया था कि रोजगार के संबंध में विदेश जाना भी है। ये जातक चूंकि भाग्य तो इसको कोई साथ देने वाला नहीं है, ये नवा भाव तो डीएक्टिवेट है। अगर ये विदेश चला जाए तो यह बहुत उन्नति कर लेगा। और ऐसे जातकों को हमने अधिकतर विदेश में ही नौकरी करते हुए देखा है और वहां जाकर बहुत अच्छी तरह से सेटल हो जाते हैं। दसम एक्टिव होने का मतलब यही है कि रोजगार के लिए विदेश, जैसे 12वां घूमने फिरने जाने के लिए है, 8वां मेहनत मजदूरी करने के लिए विदेश जाने का है, दसम है उच्च शिक्षा और कार्य रोजगार के लिए विदेश जाने का। तो यहाँ पर दसम भाव भी एक्टिव हो गया है। अब चूंकि दसम के सामने चतुर्थ भाव पड़ता है, तो जब दसम बढ़ेगा तो द्वैत के सिद्धांत के अनुसार इस चतुर्थ भाव के फलों में कुछ ना कुछ कमी आएगी। यानी इसको स्वार्जित संपत्ति, सुख, यार दोस्त, इन सब मामलों में इसको किंचित तकलीफ आएगी। यानी दसम बढ़ा है या जो भी भाव बढ़ रहा है उसके सामने वाला भाव में किंचित उसके फलों में कमजोरी आती ही है। आप उसको डीएक्टिवेट भी कह सकते हैं या जो भी कहें। जब इसके फल मिल रहे हैं तो इसके भी मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। दसम के फल मिल रहे हैं तो चतुर्थ के फलों में बहुत न्यूनता आ जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे फोर्थ को भी डीएक्टिवेट में लिखा है। अब राहु अपने उच्च राशि कुंभ से पंचम बैठा है, तो ये पंचम भाव भी एक्टिव हो गया है और दसम पहले ही एक्टिव है, तो यहाँ भी पंचम और दसम का संबंध हो गया है। पंचम और दसम, तो ये सरकारी नौकरी या राजनीति में जाने का भी पक्का कर देता है। आज इसमें भावों में प्लस माइनस के निशान लगाने रह गए हैं, वो हम अभी लगा देते हैं जिससे आपको सुविधा होगी। ये 4 भाव डीएक्टिवेट हुए हैं, चतुर्थ, सप्तम, नवम और एकादश। अब ये भाव तीसरा प्लस हुआ और ये पंचम प्लस हुआ और ये दसम प्लस हुआ। तो अब आपको स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो भी ये यहीं पे सब कुछ आपको दिख जाएगा। अब देखिए राहु अपनी नीच राशि से एकादश भाव की दूरी पर है। ये सिंह राशि जो नवम भाव में है, यह राहु की नीच राशि है, तो इस भाव को डीएक्टिवेट करेगा। फिर यहाँ से जो दूरी जन्य भाव है उसको डीएक्टिवेट करेगा, यानी ये एकादश भाव को भी इसने यहाँ पर डीएक्टिवेट कर दिया है। अब इस डीएक्टिवेट होने का क्या मतलब है? एकादश का डीएक्टिवेट होने का मतलब यही है कि यह जातक किसी की अधीनता
या नौकरी इस तरह का काम नहीं करेगा। यह स्वतंत्र व्यापार करेगा या सरकारी नौकरी में होगा या नेतागिरी करेगा। और एकादश भाव के ज़्यादा कमज़ोर हो जाने की वजह से इसमें लोभ, लालच, छल, कपट, ज़्यादा आशाएं, इच्छाएं, लालसाएं ये बहुत कम मात्रा में रहेंगी। ये लोग ज़्यादा चालू टाइप के नहीं होते हैं। अभी तक हमने नक्षत्र स्वामी राहु की भावेश एवं उच्च नीच से दूरी के अनुसार इनको समझ लिया है। अब दो महत्वपूर्ण तथ्य बाकी रह जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि नक्षत्रपति राहु जो कि सप्तम भाव में बैठा है वो अपनी प्रकृति से क्या फल देंगे, और उसके बाद चंद्र और नक्षत्र स्वामी का जो संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। अब राहु, जैसा कि पहले भी कई बार हम बता चुके हैं कि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं और वहाँ पर जो राशि है उस भाव को बढ़ा देते हैं। यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं तो यह सप्तम भाव की हानि करेंगे। ये हमने यहाँ पर माइनस का निशान लगाया है। और चूंकि ये मिथुन राशि में बैठे हैं यानी यह तीसरा भाव, इसको बढ़ा देंगे। अब राहु की उच्च राशि होने की वजह से तीसरा भाव तो पहले से ही बढ़ा हुआ था। अब इनकी फल देने की प्रकृति की वजह से फिर से तीसरा भाव बढ़ा है। मतलब जातक गुस्से वाला होने के साथ साथ मेहनती और अपने पराक्रम से अपने भविष्य को बनाने वाला होगा। भाग्य के सहारे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं बैठते हैं। साथ ही यहाँ सप्तम भाव भी डीएक्टिवेट हो गया है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? सप्तम भाव डीएक्टिवेट होने से पहले तो इसकी शादी में विलंब होगा, क्योंकि राहु यहाँ सप्तम को खराब करेंगे। फोर्थ, चतुर्थ भाव यहाँ पहले से ही डीएक्टिवेटेड है, तो लव मैरिज होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सप्तम भी डीएक्टिवेट है, इसका मतलब शादी में विलंब होगा। और शादी हो भी गई तो इन पति पत्नी के मध्य कुछ ना कुछ खटपट, तुनक मिजाजी लगी ही रहेगी। दूसरे, सप्तम डीएक्टिवेट होने का मतलब यह भी है कि सप्तम के मुख्य कारकत्वों में से एक कारकत्व है साइड बिजनेस का। ऐसे जातक साइड बिजनेस के टंटे में नहीं पड़ते। वो एक जिस काम में लगे रहते हैं उसी में निरंतर लगे रहते हैं, वो चाहे जो भी करते हों। क्योंकि एक तो प्रकृति आप देखें तो नक्षत्र स्वामी यहाँ दशमेश है जो कि कर्म को प्रदर्शित करता है। सप्तम यहाँ पे कमजोर होता है, तो साइड बिजनेस में ऐसे लोग नहीं पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं चंद्र और राहु। चंद्र और राहु के संबंध से जो भाव मिला है उस पर अब आप देख रहे हैं कि चंद्र से राहु पंचम भाव की दूरी पर बैठा है, तो यह पंचम भाव फिर से एक्टिवेट हो गया। इनकी दूरी की वजह से भी पहले एक्टिव हुआ था। अब चंद्रमा से राहु की दूरी भी वही है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर कुंभ में ही बैठा है, तो यह पंचम भाव फिर से एक्टिव हो गया है। अब चंद्रमा आप देख रहे हैं अष्टमेश है और अपने भाव से भी अष्टम है, और इसको फल पंचम के तो इसने लिख ही दिए हैं। अब कुल मिलाकर इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि तीसरा, पांचवां, दसवां ये तीन भाव एक्टिव हैं। तीसरा, पांचवां और दसवां ये तीन भाव इसके एक्टिव हैं, और चतुर्थ, सप्तम, नवम और एकादश ये चार भाव डीएक्टिवेट हो गए हैं। अब हमने आपको कारकत्व सारे बता रखे हैं, कुछ आपको आते भी होंगे। अब आपको जिस भाव से भी संबंधित फल देखना है बस वो आप देख लीजिए। ये जो एक्टिव भाव हैं इनके फल इसको बहुतायत से मिलेंगे, इन भावों के फल नहीं मिलेंगे। इसमें सीधी सी यही है, हर ग्रह के लिए ऐसे ही लागू होगा। ग्रह की फल देने की प्रवृत्ति अलग अलग है। जैसे राहु स्थान का नाश करता है, राशि को बढ़ाता है, ऐसे ही केतु इससे अपोजिट फल देता है। बाकी अन्य ग्रह भी वो समय आने पर आगे हम आपको बताएंगे, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। और आप कारकत्वों को इन पर यूज करके आपको सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगेगा। यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सबसे साधारण काम है। अब आज के उदाहरण कुंडली में आपने देखा कि तृतीय, पंचम और दसम तीनों भाव एक्टिव हैं। दशमेश तो राहु खुद ही हैं, तो वो दसम के कारकत्वों से या दसम के दायित्व से बंधे हुए हैं, वो फल तो उनको देना ही है। तृतीय हाउस उनकी उच्च होने के कारण उच्च हुई, फिर वहां से उनकी दूरी पंचम होने के कारण पंचम भाव एक्टिव हुआ,
और सप्तम में बैठकर मिथुन राशि में उन्होंने सप्तम भाव को डीएक्टिवेट करके पुनः तृतीय हाउस को बढ़ाया। इसी तरह पंचम भाव भी चंद्रमा और राहु यानी नक्षत्रपति के संबंध से फिर बढ़ा। तो यहाँ पर तीनों भाव बहुत ही प्रबल हैं। अब यहाँ पर सरकारी नौकरी में होने की भी प्रबल संभावना है, व्यापारी होने की भी यानी अपना स्वतंत्र व्यवसाय करने की भी प्रबल संभावना है, और राजनेता होने की भी प्रबल संभावना है। पर यह जिस जातक की कुंडली से हमने लिया है वह एक सरकारी अधिकारी था। काफ़ी समय बहुत नियम पूर्वक उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन वो सिस्टम में फिट नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पर पंचम बहुत प्रबल है। तो उन्होंने त्यागपत्र देकर और ज्योतिष में काम करना शुरू किया। अब आप साफ देख रहे होंगे तृतीय और पंचम का संबंध है, तो ज्योतिष में तो इनको पारंगत होना ही था। दूसरे आप देखेंगे कि चंद्र अष्टमेश है और अपने भाव से भी अष्टम बैठा हुआ है, यानी खोजी प्रवृत्ति। ऐसे ही लोग अनुसंधान तर्क इनमें जाते हैं। तो इस व्यक्ति ने ज्योतिष में ऐसी ऐसी खोज की हैं कि आप दांतों तले उंगली चबा जाएं। तो तृतीय और पंचम का जब इस तरह का संबंध जुड़ता है वह जातक एक आत्मवान ज्योतिषी बनता है, जिसको आगे से आगे रास्ता सुझाई देता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह सब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और आप कोशिश करेंगे तो यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ जिज्ञासु होने और थोड़े से अभ्यास की जरूरत है। आपको अपने आप समझ में आता चला जाएगा। आप इन भावों का संयोजन करना सीखिए तो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं और अगली बार इससे आगे के भाव के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।